नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देख लो मैं चला 2024 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और 2024 में हम बात करने जा रहे हैं 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के बारे में जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहे। और इसीलिए हमारा जो सेगमेंट है फैसले 2024, इसमें हम आपको बताएंगे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कई बड़े फैसले सुनाए हैं। और इनमें से किसी फैसले ने जहां सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, तो किसी ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का। बुलडोजर एक्शन, वर्कशिप एक्ट, दलित आरक्षण, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई बड़े फैसले इसमें शामिल हैं। साल 2024 के समापन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट उन तमाम बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हम आपके बीच लेकर आए हैं। किस तरह से 2024 में ये फैसले नजीर बने हैं, हम आपको बताने वाले हैं। देख लो मैं चला फैसले 2024 में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो बड़े फैसले रहे हैं। साल 2024 की शुरुआत में 8 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के दोषियों की रिहाई को न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया। साल 2002 में गुजरात दंगों में इन दोषियों पर बिल्किस बानो का रेप सहित उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में संलिप्त होने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को छोड़ने वाला सरकार का फैसला न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। यही नहीं, इस फैसले के लिए कोर्ट ने गुजरात सरकार की आलोचना भी की। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के द्वारा शक्ति का प्रयोग सत्ता को हड़पने और दुरुपयोग का एक उदाहरण है। और कोर्ट ने मई 2022 में लिए गए पिछले फैसले की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें दोषियों को गुजरात सरकार से जल्दी माफी की अपील करने की अनुमति दी गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि दोषियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से यह आदेश प्राप्त किया। इस साल 15 फरवरी को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना ठहराया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत का पूर्ण रूप से खुलासा न करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। यहां पर यह बताना होगा कि केंद्र सरकार साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लेकर आई थी और इसके जरिए कोई भी शख्स या कोई कॉरपोरेट समूह किसी भी राजनीतिक दल को जितनी मर्जी चाहे चुनावी फंडिंग कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों को पहली बार इस बात का पता चला कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। एयरटेल, मेगा फ्यूचर गेमिंग, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड और वेदांता जैसी नामी कंपनियों ने 4000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे थे। चुनाव आयोग ने यह बताया था कि फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉप 3 डोनर्स हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और 2004 में ईवी चनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। 2004 में दिए गए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। और अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अनुसूचित जाति में वो सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के अलावा अन्य 6 जजों ने यह माना कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ नहीं है जो कि राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। उपवर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्या सांसदों और विधायकों को संसद या विधानसभा में भाषण देने या वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन में छूट है? इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया। सांसदों विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने कहा कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की जो कार्रवाई है उससे नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि घूसखोरी पर किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। अगर सांसद विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण में वोट देते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। फैसले में कहा गया कि विधायिका के किसी सदस्य के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। रिश्वतखोरी किसी भी संसदीय
विशेष अधिकार के द्वारा संरक्षित नहीं है। सीजेआई ने कहा कि विधायकों के द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देता है। शिवसेना चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने के फैसले को कानून के मुताबिक बताया गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही है और कारणों के सहित यह फैसला दिया गया है। निष्पक्षता न बरतने के उद्धव ठाकरे के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। यह फैसला आयोग ने संवैधानिक स्तर पर किया है, ना कि प्रशासनिक स्तर पर। यह फैसला नियमों के तहत अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर लिया गया है, इसलिए इस मामले में चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर फैसला लेने वाली बॉडी को अदालत में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत के राशियों पर जमानत दी है। पीठ ने अपने फैसले में यह कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई भी बाधा प्रतीत नहीं होती है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो। कोर्ट ने इन शर्तों के तहत जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक तौर पर बयान या टिप्पणी वो नहीं करेंगे। साथ ही साथ किसी भी गवाह के किसी तरह से बातचीत को वो नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी हुई किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने 28 जून को जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन को 50,000 रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दी गई है। 31 जनवरी 2024 की रात को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाले के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के लिए जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो रही थी। आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आबकारी नीति के मामले में सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए थे। शीर्ष अदालत ने यह कहा कि इस मामले में त्वरित न्याय पाने के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत होनी है और इसलिए उन्हें अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के उपयोग को लेकर हो रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एसआईटी को अपनी जांच 3 तारीख तक के लिए रोकने का निर्देश कोर्ट ने दिया। राज्य के डीजीपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसीलिए इस दौरान जांच पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुझाव दिया कि सॉलिसिटर जनरल इस मामले में सहयोग करे और ये तय करे कि एसआईटी की जांच जारी रहे या किसी स्वतंत्र एजेंसी से ये जांच करवाई जाए। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह कहा कि जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को इस मामले की जांच सौंपी थी तो उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से वो दूर रखते। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के जानवरों की चर्बी के आरोपों के बाद से ही ये मामला लगातार राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ता रहा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा भी शुरू कर दी, जिसमें कि वो 11 दिनों तक उपवास कर रहे थे। पवन कल्याण ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं जान पाया, मुझे दुख है और मैं इसके लिए प्रायश्चित कर रहा हूं। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरुपति मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी हाई कोर्ट ने राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति और ब्लैकमेलिंग के केस को राजनीति से प्रेरित बताकर उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी
आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है। इन प्रकरणों में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, जिस पर केंद्र सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। और इसके बाद 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से बड़ी राहत मिली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमडी-एमएस कोर्स में प्रवेश के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के तहत राज्य प्रावीण्य सूची को अनुचित मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेस यानी कि एनबीईएमएस को निर्देश दिया कि इन सर्विस उम्मीदवारों को प्रोत्साहन अंक देते हुए नए सिरे से राज्य प्रावीण्य सूची को तैयार करें। और रीवा निवासी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य जिलों के डॉक्टरों की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा। नीट की प्रावीण्य सूची पहले नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत तैयार की गई थी, लेकिन राज्य शासन ने दूसरी बार इसे अपनाया, जो कि अनुचित था। इस वजह से नीट में उच्च रैंक वाले इन सर्विस उम्मीदवारों के नाम प्रदेश की सूची में नीचे आ गए, जिससे कि प्रवेश प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए विवाद से जुड़े हुए 15 मामलों को एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर हिंदू पक्ष के तर्कों को सही माना। कोर्ट का यह निर्णय मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया और कहा कि सभी केस एक ही मुद्दे से संबंधित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल से कथित अवैध कब्जा हटाकर कटरा केशव देव को सौंपने के संबंध में है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है और करीब 11 एकड़ पर मंदिर है और 2.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1669-70 में कराया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने हुए प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि संसद की चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से बदलने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम में संशोधन लाना चाहिए और यह भी कहा कि पर्सनल डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट रखना पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला की पीठ ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल करना ऐसे अपराधों की वास्तविकता को दर्शाने के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के विश्व हिंदू परिषद समारोह में दिए गए संबोधन पर खबरों में संज्ञान लिया और बता दें कि जस्टिस शेखर यादव के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में की गई टिप्पणी की वजह से देश भर में घमासान मचा था। वकील और एनजीओ कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई तक को इस बारे में पत्र लिख दिया। न्यायाधीश ने विश्व हिंदू परिषद के एक समारोह में ये कहा था कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वही हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलिजियम के सामने वो जब पेश हुए तो सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनको जमकर फटकार लगी है। उन्हें साफ साफ शब्दों में ये कहा गया कि वो अदालत से बाहर बयान देने के दौरान भी संवैधानिक रुतबे का विशेष ध्यान रखे। सीजेआई खन्ना इस दौरान काफी नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने जस्टिस यादव को अपने विवादित बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A के वैधता पर अपना फैसला सुना दिया और कोर्ट ने धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का यह कहना है कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए असम में तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार में एनआरसी को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट अब इस पहचान और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6 से जोड़ी गई थी और इस धारा में कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों में 1 जनवरी 1966 या इसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां पर रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत
अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रावधान में असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय की गई। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहराया और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए सेबी उचित एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। सेबी ने इस मामले में 22 आरोपों को उनकी जांच की और बाकी बचे हुए 2 आरोपों को कोर्ट ने 3 महीने के लिए समय दिया। सेबी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेबी की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे कि इस मामले में किसी प्रकार का संदेह हो। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ठोस आधार ना हो तब तक सेबी की रिपोर्ट पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सेबी की इस मामले की जांच सही सेबी ही कर सकती है और उसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी है। वही याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि बाजार नियामक सेबी की गतिविधियां संदिग्ध है क्योंकि उनके पास 2014 से ही पूरी डिटेल है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। संदेश खली मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच कराए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार और राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कहा कि संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच चलती रहेगी। संदेश खाली कांड की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच रोकने का कोई औचित्य ही नहीं है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 43 एफआईआर राशन घोटाले में दाखिल कर दी गई है। राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों से जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से बड़ा सवाल पूछा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई वीआर गवई की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बड़ा झटका दिया और कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। पीठ ने साफ कहा कि माफ कीजिए, आपकी इस याचिका को खारिज किया जाता है। शिव कुमार ने याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देने के लिए लगाई थी और हाईकोर्ट ने सीबीआई से अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर दाखिल करने के लिए निर्देश दिया था। सीबीआई ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार पर आरोप लगाया कि साल 2013 से 2018 के बीच उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। शिव कुमार उस दौरान कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री थे जिसको लेकर 3 सितंबर 2020 में सीबीआई ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसको लेकर शिव कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उनको निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली और कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने की सफाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में सफाई कराई जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कहा कि सफाई के दौरान कोर्ट के पुराने आदेश का किसी प्रकार से उल्लंघन ना किया जाए। चूंकि सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है ऐसे में इसकी सफाई होनी चाहिए और इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है। इससे पहले अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक ना करने के लिए भी आदेश दिए थे। बीते 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के बुलडोजर जस्टिस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों और यहां तक कि दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन को शीर्ष गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराया। साथ ही अवैध निर्माण को गिराने को लेकर कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि घर सपना होता है और सपने नहीं तोड़ने चाहिए। आवास का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस देना होगा। नोटिस के 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर तय प्रक्रिया पूरी किए बगैर बुलडोजर एक्शन होता है तो संबंधित अधिकारियों से ही हर्जाना वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करके पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाने की केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसलों को बरकरार रखने वाले अपने दिसंबर 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। 5 सदस्यीय बेंच की अगुवाई कर रहे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं को देखने से रिकॉर्ड में कोई भी त्रुटि नजर नहीं आती है और शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की 5 जजों की पीठ में
पीठ ने समीक्षा याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और बहस करने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है। समीक्षा याचिकाओं का अध्ययन करने के बाद रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, इसलिए समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है। इस साल 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और अलगाव संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शायद किसी विशेष जाति से सफाई कर्मियों को चुनना पूरी तरीके से समानता के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि जेलों में इस तरह से भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जाति के आधार पर कैदियों को अलग करना जातिगत भेदभाव को मजबूत करेगा। अलग अलग करने से कैदियों के पुनर्वास में मदद नहीं मिलेगी। कैदियों को सम्मान न देना औपनिवेशिक व्यवस्था का अवशेष है और यहां तक कि कैदियों को भी सम्मान का अधिकार है। उनके साथ मानवीय और क्रूरता रहित बर्ताव किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह माना कि जाति आधारित काम का आवंटन, जैसे कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ लगाने जैसे काम सौंपना, जबकि अगड़ी जातियों को खाना पकाने जैसे काम देना, संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। एनसीपी के प्रमुख रह चुके शरद पवार को बड़ा झटका लगा। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया। एनसीपी शरद पवार गुट ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से शपथ मांगी और उसमें घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने की बात भी लिखने के लिए कहा गया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इन्हें जवाब का मौका देंगे और ये हलफनामा भी दे कि भविष्य में हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। ये भी लिखे अतीत में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली ठहराकर पार्टी का चिन्ह घड़ी इस्तेमाल करने का अधिकार उन्हें दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोषियों के द्वारा दायर या दया याचिका का शीघ्र निपटारा किया जाए। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि मौत की सजा की पुष्टि का आदेश मिलने के साथ ही सेशंस कोर्ट को तत्काल सरकारी अभियोजन को नोटिस जारी कर लंबित अपीलों, समीक्षा, सुधारात्मक याचिका या दया याचिका के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को मौत की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर जल्द और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सजा में होने वाली अनावश्यक देरी की वजह से फांसी की सजा पाए दोषियों के साथ ही न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 5 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई कुछ और याचिकाओं पर एनटीए नोटिस जारी किया और साथ ही पूर्व की याचिकाओं की तरह इन याचिकाओं की भी 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया। जुलाई 2024 में अपने फैसले में पेपर लीक के आरोपों से घिरे हुए नीट यूजी 2024 को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पेपर लीक का विस्तार इतना अधिक नहीं था जिससे कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। इससे लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि टॉपर छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प जरूर दिया गया था। बाल विवाह को गंभीर सामाजिक बुराई बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए कई निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा, जो कि सिर्फ बाल विवाह को रोकने के लिए ही काम करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश भर में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन यह कहने से परहेज किया कि यह कानून पर्सनल लॉ पर हावी होगा। पर्सनल लॉ बाल विवाह को अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बाल विवाह पर विशेष गाइडलाइन जारी कर कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी निजी कानून के तहत परंपरा से रोका नहीं जा सकता। एक एनजीओ ने अपने याचिका में आरोप लगाया था कि राज्यों में बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इस पर अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा कि माता पिता के द्वारा अपने नाबालिग बेटों के बालिग होने के बाद विवाह कराने के लिए सगाई कराना भी उनकी जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। कोर्ट के इस फैसले से परंपराओं के नाम पर चली आ रही बाल विवाह की प्रथा पर लगाम कस सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने 2 महिलाओं को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ
हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई को बंद करने का फैसला दिया। दरअसल महिलाओं ने अपने बयान में ये कहा था कि वो बिना किसी दबाव के तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित आश्रम में स्वेच्छा से रह रही है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है। उनके इस आश्रम में 2 लड़कियों को जबरन बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था। परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जो शिकायत है उसकी जांच राज्य पुलिस करती रहेगी। हमारा आदेश पुलिस जांच में बाधा नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के अंतिम निपटारे तक इस अधिनियम के तहत देश में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद मस्जिदों या फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर दावा करने से जुड़े हुए नए मुकदमे दायर करने पर रोक लगा दी गई है और 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में थे उसे उसी स्वरूप में बनाए रखना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव करने या उस पर पुनः दावा करने के लिए कोई मुकदमा दायर करने पर अब प्रतिबंध लगाया गया है। ये कानून धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों को रोकने और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। वित्तीय संकट का सामना कर रही टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कंपनी बायजूस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने ACLT के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कि ACLT वर्सेस बायजूस और BCCI के बीच सेटलमेंट की इजाजत दे दी गई थी और इससे पहले 14 अगस्त 2024 को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश पर रोक लगाई गई थी और जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बायजूस और BCCI के बीच जो सेटलमेंट प्रोसेस को अपनाया गया था उसमें कई खामियां हैं। ये सेटलमेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पंकज श्रीवास्तव की मंजूरी के बगैर हुआ है। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, अपराध के लिए, किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और PB वराले की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है जिसमें कि एक महिला को कथित रूप से परेशान करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए उसके पति और उसके ससुराल वालों को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया। ऐसे में 34 वर्षीय AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस के मद्देनजर इस फैसले में की गई टिप्पणियां महत्वपूर्ण हो जाती है। अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में सुसाइड कर लिया था और इससे पहले उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो शेयर किया और इनमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने अतुल के भाई की शिकायत के आधार पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, पिता अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी अतुल सुभाष केस में आरोपी निकिता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। कोर्ट के ये फैसले जहां न्याय व्यवस्था पर हमारे विश्वास को प्रगाढ़ करते हैं तो वही आम जन के लिए कानून अब भी मौजूद है इस बात को भी पुख्ता करते हैं। कोर्ट लगातार नवाचार भी कर रहा है। ऐसे में इस साल भी ये उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट आने वाले समय में न्याय को और ज्यादा सरल बनाएगा, आम जन की पहुंच तक पहुंचाएगा और इससे आम जन को भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो एक विश्वास है वो और ज्यादा मजबूत होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।